प्रताप और मोहिनी अपने 1 महीने के बच्चे को लेकर अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। प्रताप के गांव में उसकी हवेली और उसके पुरखों की ज़मीन होती है। वो वहां का ज़मींदार होता है। वो मोहिनी को लेकर जा रहा होता है, तभी मोहिनी बोलती है मुझे पूरा गांव घुमाना। तो प्रताप बोलता है हाँ ठीक है, पूरा गांव घुमाऊंगा। और उसकी हवेली भी काफ़ी बड़ी होती है। जैसे ही गाड़ी हवेली के अंदर आती है, वो लोग हवेली गाड़ी से बाहर आते हैं और उन्हें रामू काका मिलते हैं, जो वहाँ की देखभाल किया करते थे। तभी प्रताप बताता है कि ये रामू काका है, ये यहाँ की देखभाल करते हैं और हम लोग की भी देखभाल यही करेंगे। तभी वो लोग हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली जितनी बाहर से सुंदर थी, अंदर से भी उतनी ही बड़ी और उतनी ही सुंदर थी। वो लोग अंदर चले जाते हैं और प्रताप अपने बचपन के रूम में लेकर जाता है और उसे बताता है कि मैं बचपन में इसी खिड़की से आना जाना करता था ताकि पापा मुझे देख न ले। तभी मोहिनी अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाती है और फिर रामू काका कुंदन और रीना को लेकर आते हैं और रामू काका आकर बताते हैं कि ये कुंदन और रीना है। आज से 2 दिन तक यही तुम्हारा देखभाल करेंगे और जो भी काम हो यही करेंगे, क्योंकि मैं 2 दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगा। और फिर वो चले जाते हैं। रात हो जाती है। प्रताप और मोहिनी अपने बच्चे को लेकर सो जाते हैं। तभी वो खिड़की अचानक से खुलती है और उसमें से काला कपड़ा ढके एक आदमी अंदर आता है और वो चुपके से बच्चे को चुरा लेता है और बच्चे को चुरा कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बहुत खुश होता हुआ जा रहा होता है। वो बोलता है आज तो सरपंच जी मुझे बहुत बड़ा इनाम दे देंगे, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई आ रहा है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो लाल जोड़ा पहने कोई उसकी तरफ आ रहा होता है। वो बोलता है लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? तो वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। फिर वो बोलता है जल्दी बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो, वरना मैं तुम्हारी सरपंच जी से शिकायत कर दूँगा। कौन हो तुम, अपना घूंघट उठाओ। तब वो लड़की उसके पास आती है और उसे बोलती है कि ये बच्चा जहाँ से लेकर आया वहीं वापस रख दे। कुंदन उसकी आवाज़ सुनकर डर जाता है और तभी वो अपना घूंघट उठाती है। कुंदन उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका पूरा चेहरा नीला होता है। और तभी वो अपने पंजे वाले नाखून बाहर निकालती है और कुंदन के गला काट देती है। कुंदन की वहीं मौत हो जाती है और वो लड़की उस बच्चे को लेकर प्रताप और मोहिनी के पास आती है। वो लोग अभी भी सो रहे होते हैं। वो वहाँ बच्चा रख कर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सुबह पर टीना कुंदन का इंतज़ार कर रही होती है। वो बोलती है अभी तक ये नहीं आया, साहब उठ जाएंगे तो उसका ही नाम लगाएंगे कि बच्चा उसने चोरी किया है। तभी उसके बाद मोहिनी उठ जाती है और वो बोलती है कि बच्चे के लिए दूध गर्म कर दो। तो टीना ये देखकर हैरान हो जाती है कि बच्चा तो यहीं है, कुंदन ने क्या किया फिर। और फिर वो दूध गर्म करने चली जाती है और वो दूध ला कर देती है और फिर किसी बहाने से वो वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर वो सरपंच जी के घर जाती है और सरपंच जी से बोलती है कि कुंदन ने बच्चा तो नहीं चुराया, पर वो रात से गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। सरपंच जी अभी बात ही कर रहे होते तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो आकर बताता है कि कुंदन की लाश जंगल में पाई गई है, मृतावस्था में और बहुत ही बुरी हालत में है। तभी वो लोग जल्दी से जंगल में जाते हैं और रीना उसकी लाश देखकर रोने लगती है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि किसने कुंदन को मार दिया। और यहाँ पे प्रताप और मोहिनी दोनों अपने बच्चे को खिला रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है माफ़ी चाहता हूँ साहब लेट होने की वजह से, क्योंकि कुंदन की आज मौत हो गई है और रीना उसकी मौत पर बहुत दुखी है, इसलिए मैं ही आया हूँ आप सबका काम करने के लिए। मुझे सरपंच जी ने भेजा है आप लोग के यहाँ। तभी फिर रात हो जाती है और वो लोग सो रहे होते हैं और वो जो सुरेश आज नया नया काम करने के लिए आता है वो फिर खिड़की से आता है और उस बच्चे को चुरा कर लेकर जाने लगता है। वो भी बहुत खुश हो रहा होता है कि मैंने ये काम कर दिया और सरपंच जी के यहाँ जाता है, उनसे बोलता है कि सरपंच जी लीजिए मैंने बच्चा ले आया, अब मुझे इनाम दे दीजिए। तभी सरपंच जी बोलते हैं हाँ ठीक है, अब ये बच्चा जाकर उन बाबा जी को दे दो, क्योंकि आज वो 4 बजे इस बच्चे की बलि देने वाले हैं। ये एक काम और कर दो तो तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। और तभी मोहिनी की नींद खुल जाती है और उसके बगल में बच्चा नहीं होता, तो वो परेशान होने लगती है और वो प्रताप को उठा देती है। प्रताप और मोहिनी दोनों बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि घर में सुरेश भी नहीं है। तब वो लोग समझ जाते हैं कि सुरेश गायब है, इसका मतलब उसने ही हमारे बच्चे को चुराया है और सुरेश को सरपंच जी ने भेजा था। तो ये बात वो समझ जाते हैं और यहाँ सुरेश उस बच्चे को लेकर उस बाबा के पास जा रहा होता है। उस बाबा के पास जाके सुरेश बोलता है कि ये बच्चा लो बाबा जी मैं ले आया, अब इसकी आप बलि चढ़ा सकते हैं। वो बाबा उस बच्चे को लेता है और बोलता है जितना हंसना हंस ले, आज 4 बजे तक ही तेरी हंसी है। और फिर वो बच्चे को वहाँ पर रख देता है। अभी वहाँ एक चाकू आता है और सुरेश का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर बाबा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि कौन हो लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो बोलती है कि तेरी मौत हूँ मैं, तुझे मारने आई हूँ। और तभी वो जोखनी उस बाबा के सीने से अपना हाथ आर पार कर देती है और उसका दिल बाहर निकाल लेती है। यहाँ सरपंच के पास प्रताप और मोहिनी पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा गायब है और सुरेश ने मेरा बच्चा चुराया है, तुमने ही सुरेश को मेरे घर भेजा था, अब बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ है।
वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें हवालात भिजवा दूंगा। सरपंच बहुत डर जाता है और वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही सुरेश को भेजा था। और फिर वो पुरानी कहानी बताता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पिता ने एक बार यहाँ बहुत आदमखोर का हमला हो रहा था, एक आदमखोर जानवर यहाँ पे हम लोगों को मार रहा था, तुम्हारे पिता ने उसे मार दिया था। तभी उसके बाद फिर से मौत की घटना शुरू हो गई। तो यहाँ एक बाबा आया और उसने बोला कि वो आदमखोर की आत्मा हम लोगों को मार रही है, जब तक तुम अपने बच्चे की बलि नहीं दोगे वो आदमखोर की आत्मा शांत नहीं होगी। तो तुम्हारे पापा को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम एक ढोंगी बाबा हो। और तुम्हारे पिता तुम लोगों को लेकर शहर चले जाते हैं। तब से यहाँ ये सिलसिला चल ही रहा है। और बाबा ने बोला, जब तुम आए तो बोला कि तुम्हारे बच्चे को बलि देने से वो फिर से आत्मा शांत हो सकती है, इसलिए मैंने वहाँ भेज दिया। तभी मोहिनी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? वो 1 महीने का बच्चा है और तुमने उसे बलि देने के लिए भेज दिया। जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो, वरना मैं तुम्हारा बलि चढ़ा दूंगी। वो सरपंच जल्दी से उन्हें उस बाबा के पास लेकर जाता है। वहाँ और कोई भी नहीं दिखाई देता। मोहिनी गुस्सा ही हो रही होती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलती है कि ये लो, तुम्हारा बच्चा यहाँ है। तभी वो देखती है कि जोकिनी उसका बच्चा लेकर आती है और उसे दे देती है। सरपंच पूछते हैं कि तुम कौन हो जिसने हमें ये पाप करने से बचा लिया। तभी वो जोकिनी बताती है कि जिस बाबा को कहने पे तुम इस बच्चे की बलि चढ़ा रहे थे वो बाबा ढोंगी था। जिस आदमखोर जानवर को तुम्हारे पापा ने मारा था उसी जानवर का ये बेटा था और बदला लेने के लिए आया था। इसलिए वो तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ाना चाहता था ताकि वो अपने पापा की मौत का बदला ले सके। और इसलिए इसने इस गांव वाले को बहका दिया कि इसके बच्चे की बलि देने के बाद वो आत्मा शांत हो जाएगी, ताकि ये गांव वाले उस तुम्हारे बच्चे को उसके पास पहुंचा सकें। और वो अपना नाम बताती है कि मैं जोकिनी हूँ और वहाँ से चली जाती है। अमिताभ अपने दोस्त की शादी में कुल्लू जा रहा होता है और अपनी वाइफ कविता को भी साथ लेकर जा रहा होता है। उसके पेट में 4 महीने का बच्चा भी होता है। शादी अच्छे से हो जाती है। उसके दोस्त मोहित की शादी होती है। दोनों शादी में बहुत खुश होते हैं। शादी के बाद अमिताभ और कविता मोहित से बात कर रहे होते हैं शादी के बारे में। तभी मोहित बोल रहा होता है कि तू तो मेरी शादी में आता ही नहीं, वो तो कविता भाभी ने तुझे ज़बरदस्ती लेकर आया है। थैंक यू कविता भाभी। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा दोस्त अंकित क्यों नहीं आया? वो तो पास में ही है, उसका यहीं पर घर है। तो मोहित बोलता है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है इसलिए वो ये नहीं आ पाया। तभी कविता बोलती है, तब तो हमें उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तो मोहित बोलता है, हाँ ठीक है, कल आप लोग जा सकते हैं, मैं लेकर जाऊँगा। तो अमिताभ बोलता है, नहीं कल नहीं, हम आज ही जाएंगे, आज जाकर और वापस आ जाएंगे। तभी मोहित बोलता है, नहीं आज नहीं जा सकते। और वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तो वो लोग पूछते हैं, आज क्यों नहीं जा सकते? तो मोहित बोलता है कि आज इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो पहाड़ी इलाका पड़ता है और वहाँ एक डायनी का भी खतरा है। वहाँ एक डायनी रहती है और वो बच्चे को खा जाती है। 2, 3, 4 महीने के बच्चे को खाना उसे बहुत पसंद है, इसलिए भाभी को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं आज जाने नहीं दे सकता। तभी अमिताभ गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम अब आजकल के ज़माने में इतने पढ़े लिखे ये सब बातें सब मानते हो, कोई भूत वूत और डायन वायन नहीं होता, हम लोग आज ही जाएंगे। कविता भी बोलती है, हाँ मैं भी ये सब नहीं मानती, तुम्हें भी ये सब नहीं मानना चाहिए। तभी मोहित बताता है कि अंकित का भी बेटा गायब हो गया है जो कि सिर्फ 3 महीने का था, इसलिए वो नहीं आ पाया। तभी अमिताभ बताता है, वो तो तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। तो अब मोहित बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने सोचा कि तुम ये सब बात मानोगे नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। वहाँ गांव के काफ़ी सारे बच्चे गायब हैं जो कि आज तक नहीं मिले हैं। वहाँ डायनी का खतरा है। डायनी अपने पिशाच बेटे के साथ वहाँ हमला करती है और लोगों के बच्चे गायब कर लेती है, उसे मार कर खाती है। अमिताभ और कविता बोलते हैं, अब बस करो, ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हम लोग आज ही जाएंगे और तुम्हें जाकर दिखाएंगे और आज ही वापस भी आ जाएंगे, तब हम साबित कर देंगे कि कोई डायनी वायनी नहीं होती। और वो ज़बरदस्ती मोहित से साथ चाबी के बाइक की ले लेते हैं और वहाँ से बाइक लेकर निकल पड़ते हैं। अमिताभ कविता को पीछे बैठाकर उस रास्ते से जा रहा होता है। उस रास्ते पे काफ़ी कोहरा लगा होता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद वो बाइक पंक्चर हो जाती है। बाइक के दोनों टायर पंक्चर हो जाते हैं। अमिताभ बहुत गुस्सा हो रहा होता है और दोनों उतर जाते हैं नीचे। अमिताभ बोलता है कि इस बाइक को भी अभी पंक्चर होनी थी, अब इस कोहरे में हम लोग कैसे जाएं। तभी वो लोग फ़ोन निकालते हैं तो उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता और वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाते। तभी वो लोग देखते हैं उसके सामने एक काला साया सा आ रहा होता है जो कि एक बूढ़ी औरत होती है। वो उनसे बोलती है कि बेटा तुम लोग रास्ता भटक गए हो कहा। तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग रास्ता नहीं भटके, हमारे बाइक पंक्चर हो गई है और हम लोग पैदल नहीं जा पा रहे हैं। तभी वो औरत बोलती है कि पैदल आप लोग जा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ डायनी का खतरा है। आप लोग मेरी छोटी सी झोपड़ी में चलिए, मेरी पास में ही झोपड़ी है, आप लोग वहीं रहिए, सुबह निकल जाइएगा, रात में जानवर और डायनी का खतरा है। तभी अमिताभ उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसके घर के पास जाके वो लोग खड़े हो जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि इस घने सुनसान जंगल में बुढ़िया अकेली क्यों रहती है। उन दोनों को थोड़ा वहाँ अजीब सा लग रहा होता है।
वो दोनों सोच रहे होते हैं कि अंदर जाए या ना जाए। तभी वहाँ तेज़ तेज़ बारिश होने लगती है और वो बूढ़ी औरत उन्हें अंदर बुला लेती है। तभी वो दोनों आकर के अंदर एक चारपाई पर बैठ जाते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं कि अब हम लोग फंस गए, अब सुबह ही जाएंगे। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं अपने बेटे को बुला कर लाती हूँ, वो यहीं रहता है, वो लकड़ियाँ काटने के लिए गया होगा। बूढ़ी औरत को गए काफ़ी देर हो जाती है, रात के 2 बज जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो बूढ़ी औरत बुलाने के लिए गई थी, अभी तक नहीं आई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी कविता अपने पेट पे हाथ रखती है और वो चौंक जाती है कि उसके पेट में बच्चा ही नहीं होता। अमिताभ भी उसके पेट पे हाथ रखता है तो वो भी चौंक जाता है क्योंकि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं होता। वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आता। वो लोग समझ जाते हैं कि अभी मोहित सही बोल रहा था। वो लोग जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं एक पिशाच और वो डायन सामने खड़ी है। उसे देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। अमिताभ बोलता है कविता से कि अब जितनी तेज़ी से भाग सकती हो उतनी तेज़ी से भागो। तभी वो देखते हैं कि वो पिशाच उसके पीछे बिजली की रफ्तार से आता है और कविता का गला पकड़ लेता है और उसे गला पकड़ कर उठा देता है। अमिताभ जैसे ही कविता को बचाने के लिए आता है वो डायन उस पर पीछे से हमला कर देती है और फिर वो पिशाच कविता के पेट में अपनी नाखून वाले तेज हाथ डाल देता है। वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और कविता की वहीं मौत हो जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि दूर से गांव वाले आ रहे हैं और वो डायनी और वो पिशाच उस गांव वाले को देखकर डरने लगते हैं और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो गांव वाले वहाँ आकर देखते हैं तो उनमें से एक अमिताभ का दोस्त होता है जो कि अंकित होता है। अंकित उसे घर ले जाता है और बोलता है कि जब लोग हम वहाँ पहुँचे तो तुम्हारी पत्नी मर चुकी थी। मुझे मोहित ने कॉल करके बताया था कि तुम लोग आ रहे हो, तभी तुम्हें लेट हो गया तो मैं समझ गया कि तुम लोग डायनी के चंगुल में फंस गए हो, इसलिए मैं गांव वाले को इकट्ठा करके तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। वो डायनी बहुत खतरनाक है, तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए मोहित के बात का। और फिर अगले दिन अमिताभ अपनी फ़्लाइट की बुक करके वहाँ से चला जाता है।